हेलो एवरीवन, वेलकम टू द अमात्य क्लासेस। हम इकोनॉमिक सर्वे का थर्ड चैप्टर कर रहे थे। मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी हम कंप्लीट कर चुके थे। ये हमारा सेकंड पार्ट है मॉनेटरी पॉलिसी का। इसमें हमारे दो ग्राफ बच गए थे लास्ट क्लास में, वो हम देख लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। इसमें पहला ग्राफ ये हमको क्या बताता है? ये हमको बताता है कि बैंक जो क्रेडिट है, जो माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेज हैं, उनको जो लोन है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है। मीन्स जो और ईयर बाय ईयर जो लोन का अमाउंट है, जो बैंक्स इन एमएससीज को लोन दे रहे हैं, वो ईयर बाय ईयर इंक्रीज हो रहा है। ये क्या रिफ्लेक्ट करता है एक्चुअली में? अगर लोन का अमाउंट जो है वो अगर इंडस्ट्रीज को ज़्यादा दे रहे हैं, तो इसका ये किस कारण से हो रहा होगा? एक तो लिक्विडिटी अवेलेबल है मार्केट में, पहली चीज। दूसरी चीज, जो बैंक की बैलेंस शीट है वो काफ़ी अच्छी है। मीन्स ज़्यादा डिफॉल्टर है नहीं, क्योंकि अगर डिफॉल्टर ज़्यादा होंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि सीआरआर इंक्रीज होगा। सीआरआर इंक्रीज होगा तो इंटरेस्ट रेट बढ़ेगी, बैंक को चीपर लोन नहीं मिलेंगे आरबीआई से, कॉस्टली मिलेगा तो कॉस्टली लोन देगा। तो पूरी साइकिल है, अपने आप में वो पूरी साइकिल बिगड़ जाएगी। तो अगर बैंक जो क्रेडिट है वो एमएससीज को दे रहा है, तो एक तो लिक्विडिटी अवेलेबल है, बैंक की बैलेंस शीट क्लियर है, जो डिफॉल्टर है वो काफी कम है। ओके, तो ये हमको दिखाता है, ये तीन कंडीशंस हमको पता चलती है इससे। तो ये कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है हमारा, जो एमएससीज को लोन दिया जा रहा है। दूसरा है ये एससीबीज। क्या है? एससीबीज है हमारा शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स। एसेट क्वालिटी इंप्रूव्स। ओके, एसेट क्वालिटी इंप्रूव हो रही है भाई, एसेट क्वालिटी इंप्रूव हो रही है तभी तो ज्यादा लोन दे पा रहे हैं। ओके, तो ये तो एक्चुअली में रीजन है इसका, ये इफेक्ट है। अगर एसेट क्वालिटी इंप्रूव होगी तो ही तो ज्यादा लोन दे पाएंगे। तो जो शेड्यूल कमर्शियल बैंक है उनकी एसेट क्वालिटी इंप्रूव हुई है, और हमारा जो ग्रोस नॉन परफॉर्मिंग एसेट है और जो नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं, वो अगर 10 साल का कंपैरिजन किया जाए तो सबसे लोवेस्ट लेवल पे हैं अभी। ये इनमें क्या डिफरेंस होता है वो हम अभी आगे देखेंगे। पहले हम ये देख लेते हैं। देखो, जो मार्च 2018 था उस पे हमारा एनपीए था 11.2%। ओके, और ये जो एनएनपीए था वो था 6%। दोनों कम होके 10 साल में सबसे कम रेट पे पहुंच चुके हैं। तो क्वेश्चन आ सकता है कि पिछले जो 2025 आप मई, ये मार्च और सितंबर का डेटा है, तो 2025 के अंदर जो हमारा एनपीए है वो 10 साल में सबसे कम रहा है। जी हाँ, 10 साल में सबसे कम रहा है हमारा एनपीए 2025 में। क्या हमारा एनपीए पिछले 5 सालों में डिक्रीज हो रहा लगातार? जी हाँ, पिछले 5 सालों में लगातार हमारा एनपीए जो है वो इकोनॉमी में डिक्रीज हो रहा है। देखिए 2020 से, इवन आप 5 साल की पिछले आम 8 साल से ले लीजिए, 2018 से 25 तक पूरा डिक्रीज ही हो रहा है। ओके, तो पिछले 7-8 साल से हमारा, एक्सेप्ट ये 2018, ये 2015 से स्टार्ट हुआ था और 2018 पे हमारा पीक में पहुंच गया था एनपीए जो है। फिर हम इस पे एनपीए पे वर्क करना स्टार्ट करने आए, एफआरबीएम वगैरह हम लेके आए। सॉरी, एफआरबीएम तो फिस्कल डिफिसिट के लिए। हम जो आरबीआई ने कुछ रूल्स रेगुलेशंस निकाले, एनपीए कैलकुलेशन की टेक्निक्स चेंज करी। ओके, इन सब के कारण क्या हुआ कि एनपीए हमारा रेगुलर कम होता जा रहा है। अब एनपीए, ग्रोस एनपीए और नेट एनपीए में क्या डिफरेंस है वो हम देख लेते हैं एक बार। ये ओके, ग्रोस एनपीए, अगर मोटा मोटा टेबल हम बाद में देखेंगे, पहले हम एक बार समझने की कोशिश करते हैं। ग्रोस और नेट को हम समझते हैं। ग्रोस में से कुछ हम सब्सट्रैक्ट करेंगे, कुछ अमाउंट, तभी तो हमारे पास में नेट आएगा। ओके, बाकी एनपीए तो हमारा सेम है ही। एनपीए का मतलब है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, और नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स क्या होता है? अगर कोई भी लोन जिसकी किस्त, ओके, जिसका इंटरेस्ट पेमेंट अगर टाइम पर नहीं आ रहा है बैंक के पास में वापस पर्टिकुलर टाइम तक,
जनरली 90 डेज का ये टाइम होता है। अगर 90 डेज तक जो लोन की अमाउंट है जिसकी इंस्टॉलमेंट है वो 90 डेज तक नहीं आ रही है तो गवर्नमेंट उसको एनपीए डिक्लेयर कर देती है। अलग अलग टाइम ड्यूरेशन के लिए अलग अलग क्लासिफिकेशन है, उसमें हम नहीं जाएंगे, इतना टेक्निकल में जाने की हमको जरूरत नहीं है। बस ये है कि जो लोन हमको टाइमली रीपेमेंट नहीं होता है बैंक को, उसको हम एनपीए बोलते हैं, इतना हमको ध्यान रखना है, इतना हमारे एग्जाम्स के लिए काफी है। तो एनपीए में से हम कुछ सब्सट्रैक्ट करते हैं तो हमारा ग्रोस में से कुछ सब्सट्रैक्ट करते हैं तो हमारा नेट एनपीए आता है। अब हम इन दोनों में डिफरेंस देखते हैं कि क्या सब्सट्रैक्ट हमको करना है। मीनिंग, ग्रोस एनपीए हैज अमाउंट ऑफ डिफॉल्टेड लोन्स, जो डिफॉल्ट लोन अमाउंट में जो डिफॉल्ट हो गए हैं वो हमारा ग्रोस एनपीए में आएगा। नेट एनपीए हैज डिफॉल्ट लोन प्रोविजंस फॉर लोन्स, लोन प्रोविजंस फॉर लोन्स। ओके, लोन प्रोविजनिंग क्या होती है वो हमको समझना है पहले। लोन प्रोविजनिंग, सपोज करो कि किसी बैंक ने 100 रुपए का, हम एग्जांपल लेते हैं, 100 रुपए का लोन दिया। ओके, तो जब भी बैंक कुछ लोन देता है, कोई भी अमाउंट हो, जाए छोटा से छोटा अमाउंट हो, बड़ा से बड़ा अमाउंट हो, तो बैंक ये मान के चलता है कि उसमें से कुछ पोर्शन हमारे पास में कभी वापस नहीं आएगा। उसको बैंक लॉसेस हमेशा मान के चलता है कि इतना लॉस तो हमको होने वाला ही है। सपोज करो एसबीआई का एग्जांपल हम लेते हैं, उसने 100 रुपए का लोन दिया और वो मान के चल रहा है कि जो 100 रुपए के, सपोज करो 5 लोन उसने दे रखे हैं, 5 लोन उसने दे रखे हैं 100 रुपए के, और वो मान के चल रहा है एसबीआई कि 5 में से एक ऐसा लोन रहेगा जिसका पेमेंट हमको कभी नहीं आएगा। मतलब 500 रुपए का हमने टोटल लोन दे रखा है, उसमें से वो मान के चल रहा है कि 100 रुपए तो वापस नहीं आएगा। ठीक है, तो वो क्या करता है कि इसके लिए अलग से पहले ही खुद के प्रॉफिट में से पैसा निकाल के रखता है। सपोज करो उसका प्रॉफिट पिछले फाइनेंशियल ईयर में या इस फाइनेंशियल ईयर में उसका प्रॉफिट चल रहा है अभी 1000 रुपए। ओके, तो वो इस 1000 रुपए में से 500 रुपए पहले से ही साइड में कर देगा खुद की बैलेंस शीट में कि भाई साहब हम 500 ज्यादा कर दिया हमने, 100 है ना हमारा लॉस। ओके, तो इसमें से सपोज करो वो 200 रुपए, 1000 में से 200 रुपए ऑलरेडी हम साइड में रख देगा, बैलेंस शीट में साइड कर देगा कि ये हमारे लॉसेस को रिकवर करने के लिए है। इसको बोलते हैं प्रोविजनिंग करना टेक्निकल टर्म्स में। ओके, कुछ नहीं है, यही चीज है प्रोविजन, लोन प्रोविजन फॉर लोन्स। तो ग्रोस एनपीए क्या होगा हमारा, अगर इस एग्जांपल से हम देखें तो हमारा अगर ऐसा 100 रुपए के 2 लोन हो गए, सपोज करो 2 लोन ऐसे हो गए 100 रुपए के जो वापस रीपेमेंट नहीं हो रहे, तो ग्रोस एनपीए क्या हो गया हमारा 200 रुपए। ओके, बट जो हमारा बैंक था एसबीआई, उसने 200 रुपए पहले से हम अलग से रख रखे थे लॉस रिकवर करने के लिए, तो वो इसमें काउंट हो जाएंगे प्रोविजनिंग में, और हमारा नेट एनपीए क्या हो जाएगा 0। ये कंसेप्ट है, बहुत ही सिंपल सी टर्म्स में मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है ग्रोस एनपीए और नेट एनपीए में क्या डिफरेंस होता है। ग्रोस एनपीए होता है हमारा टोटल जो लॉस होता है, जितना पैसा हमारा नहीं आ रहा है। नेट एनपीए क्या होता है, लोन की प्रोविजनिंग के बाद में जो अमाउंट हमारा बचता है ना, वो एनपीए है। सपोज करो एसबीआई ने 200 की जगह यहाँ पे रखा होता 100 रुपए लोन रिकवर करने के लिए, वो मान के चल रहा है भाई 100 रुपए कभी भी हमारे वापस आएंगे ही नहीं, लोन डिफॉल्टर हो गया 200 रुपए का, 100 रुपए प्रोविजनिंग के रख रखे हैं, तो हमारा नेट एनपीए कितना बचा 100 रुपए। ठीक है, तो ये मोटा मोटा कंसेप्ट है नेट एनपीए और ग्रोस एनपीए का। इट इज नॉट द एक्चुअल लोन, ये एक्चुअल लोन को नहीं दिखाता है, इट इज द नेट एनपीए इज द एक्चुअल लोन। ओके, एक्चुअल लोन ऐसा नहीं है कि भाई लोन तो 200 ये 1000 रुपए का लोन था और ये एक्चुअल लोन नहीं है, ऐसा नहीं है। एक्चुअल लोन का मतलब, एक्चुअल लोन वो होता है कि ये बैंक में कितना लोन है, बैंक के ऊपर लोन कितना है। मींस बैंक ने सपोज करो 200 200 रुपए मान के चलते हैं, दो डिफॉल्टर है ना, तो 200 रुपए, ये 200 रुपए का लोन दिखा दिया, बट ये एक्चुअल लोन नहीं है ना बैंक के ऊपर, है ना। ये दो इन्होंने ऑलरेडी 100 रुपए प्रोविजनिंग के लिए निकाल रखे हैं, तो एक्चुअल लोन क्या होगा, ये वाला जो पोर्शन होगा नेट एनपीए, वो एक्चुअल लोन होगा। 100 रुपए देने के बाद जो 100 रुपए बच रहा है ना, ये एक्चुअल लोन बैंक पे अभी बच रहा है कि बैंक को इतना और रिकवर करना है, तब उसके
लॉसेस रिकवर होंगे। ओके, मींस एक्चुअली में एनपीए का कंसेप्ट ये है कि बैंक लोन चाहे डिफॉल्टर हो ना हो, जो लोन ले रखा है वो लोग डिफॉल्टर हो तो हो, लेकिन बैंक लॉस में नहीं जाना चाहिए। ओके, बैलेंस शीट उसकी खराब नहीं होनी चाहिए। causes, it has various major causes including industrial sickness, poor government policies, natural calamities, many more। मीन्स नेचुरल कैलेमिटीज के कारण भी हो सकता है कि रीपेमेंट ना हो रहा हो, गवर्नमेंट पॉलिसीज भी पुअर हो सकती है, इंडस्ट्रियल सिकनेस भी हो सकता है जिसके कारण आपका रीपेमेंट ना आ रहा हो। नेट एनपीए की इट हैज आल्सो वेरियस कॉजेज लाइक लो प्रोविजन फॉर अनपेड डेब्ट। मीन्स नेट एनपीए हमारा ज्यादा कब होगा? नेट एनपीए तब होगा जब हमारा, सपोज करो इसी एग्जांपल में हमको ले कि वो जो एसबीआई है 200 रुपए का तो हमारा ग्रोस एनपीए है और वो 100 रुपए भी प्रोविजनिंग के लिए ना रखे, वो 50 रुपए रखे, तो 100 रुपए एनपीए बढ़ के 100 की जगह कितना हो जाएगा? 150 रुपए हो जाएगा। तो प्रोविजनिंग के लिए अगर आप अमाउंट ही कम रख रहे हैं आपके प्रॉफिट में से, तो वो एक मेजर रीजन होता है नेट एनपीए बढ़ने का। डिफॉल्ट पीरियड, इट हैज डिफॉल्ट पीरियड ऑफ 90 डेज। मैंने कहा था पहले, अगर कोई लोन की जो इंस्टॉलमेंट है वो अगर 90 डेज तक नहीं आती है तो उसको एनपीए डिक्लेयर कर दिया जाता है, और इसका कोई पीरियड नहीं होता है नेट एनपीए का। जिस दिन ये कैलकुलेट कर लिया बैंक ने, कैलकुलेशन पूरी हो गई, उसी दिन से वो नेट एनपीए कैलकुलेट हो जाएगा। इफेक्ट, सम इफेक्ट्स ऑफ ग्रोस एनपीए आर इक्विटी एंड कंपनी गुडविल। मीन्स एक तो इक्विटी पे इफेक्ट पड़ता है और उस कंपनी की गुडविल पे इफेक्ट पड़ता है। नेट एनपीए का क्या इफेक्ट होता है? प्रॉफिटेबिलिटी पे इफेक्ट पड़ता है। मींस अगर नेट एनपीए हमारा ज्यादा होगा तो हमारा जो प्रॉफिट है उसमें से हमको प्रोविजनिंग के लिए अमाउंट कुछ साइड में रखना पड़ेगा, तो हमारी प्रॉफिटेबिलिटी कम होगी। सीधा सीधा प्रॉफिटेबिलिटी पे इफेक्ट पड़ रहा है हमारा। ओके, तो ये कंसेप्ट हमारा ग्रोस एनपीए और नेट एनपीए का। अगर इसकी समरी हम देखें दोनों नॉन परफॉर्मिंग एसेट से, ग्रोस एनपीए क्या होता है? ये हमारा टोटल जो अमाउंट का लॉस हो रहा है वो हो रहा है, बट ये एक्चुअल लोन नहीं है बैंक के ऊपर, एक्चुअल लोन होता है वो नेट एनपीए होता है। 90 डेज तक अगर किसी लोन की इंस्टॉलमेंट नहीं आती है तो उसको एनपीए डिक्लेयर कर दिया जाता है, जो कि ग्रोस एनपीए होता है। नेट एनपीए क्या होता है? जिस दिन से कैलकुलेट करते हैं उसी दिन से। ग्रोस एनपीए और नेट एनपीए में क्या डिफरेंस होता है? ग्रोस एनपीए में से जो प्रोविजनिंग के लिए अलग से अमाउंट बैंक के प्रॉफिट में से रखा गया उसको अगर हम सब्सट्रैक्ट कर देते हैं तो वो हमारा नेट एनपीए का अमाउंट आ जाता है। ये मोटा मोटा कंसेप्ट है इन दोनों के बीच में। ज्यादा कंफ्यूजिंग करेंगे नहीं, इसको सिंपल और शॉर्ट एंड सिंपल रखेंगे, क्योंकि जितना हम इसकी डिटेल में घुसेंगे उतना टेक्निकल होता जाएगा और हमारे उतना काम का है नहीं। फिर गवर्नमेंट कुछ पेंशन कवरेज के बारे में बात कर रही है, इसकी डिटेल हम आगे देखेंगे, लेकिन अभी हम देख लेते हैं क्योंकि दो पेंशन्स का इन्होंने यहाँ पे कंपैरिजन किया है। एक तो अटल पेंशन योजना और नेशनल पेंशन स्कीम, दोनों स्कीम्स हैं। दोनों स्कीम्स अगर गवर्नमेंट ने इकोनॉमिक सर्वे में इनकी बात करी है तो ऑब्वियसली बात है कि दोनों स्कीम हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। जो भी स्कीम अगर गवर्नमेंट सर्वे के अंदर बात करी जा रही है उसके बारे में आप डिटेल में पढ़ के जाएं एग्जाम में। सारी स्कीम्स हम नहीं पढ़ सकते हैं, लेकिन वो स्कीम्स हम कवर कर सकते हैं जो कि इकोनॉमिक सर्वे में आ रही है, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट फॉर एनी एग्जाम पर्सपेक्टिव। ओके, तो इकोनॉमिक सर्वे में अगर कोई भी टर्म ऐसी आ रही है जिसके बारे में आपको नहीं पता है तो जस्ट गूगल इट, है ना, एक नोट्स प्रिपेयर करिए, उसके बारे में डिटेल में पता रखिए। मैंने ट्राई किया है कि जो हमारे नोट्स हैं उसके अंदर ऑलमोस्ट एवरी टर्म वी हैव इंक्लूडेड डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन फॉर एवरी टर्म। ओके, तभी ये क्लासेस इतनी लंबी चल रही है। अदरवाइज आप देखेंगे कि जो इकोनॉमिक सर्वे है लोग 2-2, 3-3 घंटे में भी कंप्लीट कर रहे हैं, लेकिन आप इकोनॉमिक सर्वे अगर 3 घंटे में भाई पढ़ा रहे हो तो इसका मतलब ये है कि आप ऊपर ऊपर से रीडिंग कर रहे हो। अंडरस्टैंडिंग क्या हो रही है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। डेटा पढ़ने से तो क्या है, डेटा तो वैसे पेपर में पढ़ा हुआ है, लिखा हुआ है, कोई भी पढ़ सकता है, लेकिन उससे आप समझ क्या रहे हो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो इन स्कीम्स के बारे में हम बाद में देखेंगे, पहले गवर्नमेंट जो डेटा बता रही है वो देख लेते हैं। देखो, अटल पेंशन स्कीम हो या नेशनल पेंशन स्कीम हो, 2016 में जितने भी सब्सक्राइबर थे उससे ज्यादा हो गए, ऑलमोस्ट डबल हो गए हैं। इधर तो कई गुना हो गए हैं। ओके, इधर डबल हो गए हैं। एयूएम में हमारा क्या है? असेट अंडर मैनेजमेंट। असेट अंडर मैनेजमेंट का मतलब कितना पैसा मैनेज कर रहे हैं हम उस स्कीम के अंदर, वो एयूएम होता है, असेट अंडर मैनेजमेंट। ओके, वो अमाउंट भी इंक्रीज हो रहा है, अमाउंट इंक्रीज हो रहा है, सब्सक्राइबर इंक्रीज हो रहे हैं, दोनों के, अटल पेंशन स्कीम हो चाहे नेशनल पेंशन स्कीम हो।
डेटा में हमको नहीं जाना है, बस इतना पता है करना है कि दोनों इंक्रीज हो रहे हैं। और देखो डेटा चाहे गवर्नमेंट किसी भी चीज का दे रही हो, चाहे वो स्कीम हो, इंश्योरेंस स्कीम हो, पेंशन स्कीम हो, सब में डेटा आपको ज्यादा ही मिलेगा। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट हम देखेंगे कि लेबर फोर्स जो है अनएम्प्लॉयमेंट जो एम्प्लॉयमेंट है वो भी बढ़ रहा है। हर चीज का मैं गवर्नमेंट बोलेगा कि देखो ये बढ़ ही रही है, लेकिन ग्राउंड लेवल पे कभी नहीं पता चलता भाई ये बढ़ रही है। तो है ना, डेटा इस तरह से मैनिपुलेट भी किया जाता है। टूवर्ड्स इंश्योरेंस फॉर ऑल, इसको हम देख लेते हैं, फिर दोनों इंश्योरेंस स्कीमों में डिफरेंस देखेंगे दोनों में क्या होता है। टूवर्ड्स इंश्योरेंस, इंश्योरेंस देखो इंश्योरेंस प्रीमियम अगर हम बात करें, ग्राफ को अगर हम छोड़े तो मैंने कहा है कि मैं कह रहा हूँ कि आपको देखो डेटा हर चीज का बढ़ेगा ही। तो अगर आप इंश्योरेंस की बात करें, इंश्योरेंस सेक्टर की, तो एनरोलमेंट की अगर बात करें तो एनरोलमेंट बढ़ेगा, प्रीमियम जो इंश्योरेंस प्रीमियम है वो भी बढ़ेगा, कवरेज कवरेज भी गवर्नमेंट बोलेगी कि कवरेज भी हमारा बढ़ रहा है। पहले कितने लोगों ने सब्सक्राइब कर रखी थी इंश्योरेंस पॉलिसी, अब उससे ज्यादा लोगों ने सब्सक्राइब कर रखी है। तो ये मोटी मोटी गणित है इस ग्राफ की। देखो दो जगह डिवाइड करा है गवर्नमेंट ने, लाइफ टोटल प्रीमियम और नॉन लाइफ। दो तरह की इंश्योरेंस पॉलिसी होती है, एक तो लाइफ इंश्योरेंस होती है, एक नॉन लाइफ। मीन्स एक तो जो डेथ पे इंसान की जो कोई भी पर्सन होता है उसकी डेथ पे जो अमाउंट मिलता है वो, और एक जो है ना इंश्योरेंस कई तरह के होते हैं, बीमारी वगैरह के लिए भी इंश्योरेंस लिया जाता है, वो एक अलग इंश्योरेंस है। तो दोनों का जो प्रीमियम है वो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम बढ़ रहा है। देखो ये बढ़ गया और ये भी बढ़ रहा है, 2 से 3.1 हो गया। ये जो लाइफ इंश्योरेंस है वो अदर नॉन लाइफ के कंपैरिजन में ज्यादा बढ़ रहा है। ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस नॉन लाइफ के कंपैरिजन में ज्यादा बढ़ा है। तो ग्राफ से क्या कंक्लूजन निकाल रहे हैं हम, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है डेटा के कंपैरिजन में। ओके, डेटा हमको नहीं याद रखना है। अच्छा, ये इन्होंने कुछ डेटा दे रखा है, भाई हमने इतना पेमेंट कर दिया, इतना पेमेंट कर दिया, 6.3 लाख करोड़ हमको बेनिफिट हो गया, ये सब हमारे काम का नहीं है। ठीक है, इतना नहीं ध्यान रखना है, ये कहीं काम नहीं आएगा। ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अगर गवर्नमेंट नेशनल पेंशन स्कीम, अटल पेंशन स्कीम की बात कर रही है तो हमको इसमें देखना है कि डिफरेंस क्या है ना। ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट ये एग्जाम जो एग्जामिनर होगा वो ये पूछेगा कि गवर्नमेंट ने कितने सब्सक्राइबर इस स्कीम के अंदर है, नहीं, ऐसा कभी नहीं पूछते। वो पूछेंगे स्कीम से क्वेश्चन। तो हमको देखना है कि इन दोनों में पहले तो डिफरेंस क्या है। और तीसरी हमने इंक्लूड कर लिए ये ईपीएस भी। तो ईपीएस हो गई, एनपीएस हो गई और एपीवाई हो गई, तीनों स्कीम्स का हम कंपैरिजन देखते हैं। देखो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड की जो स्कीम होती है ना ईपीएस, ये उन्हीं लोगों के लिए लागू होती है जो मेंबर होते हैं ईपीएफ के। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड के जो मेंबर होते हैं, मीन्स कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है या फिर कोई प्राइवेट सेक्टर का एम्प्लॉय होता है, वो अगर ईपीएफ में अगर मेंबर बनता है तो वो ईपीएस के लिए सब्सक्राइब करेगा। एनपीएस के लिए कोई भी इंडियन रेजिडेंट सब्सक्राइब कर सकता है और एपीवाई के लिए भी कोई भी रेजिडेंट सब्सक्राइब कर सकता है। सिंपल इंडियन रेजिडेंट होना चाहिए। एज लिमिट देखो इनकी 60 ईयर है, 65 ईयर है, 40 ईयर्स है। मीन्स अप टू 60 ईयर, मीन्स कोई अगर 58 ईयर का है तो भी वो ईपीएस के लिए सब्सक्राइब कर सकता है। एनपीएस है वो 65 ईयर तक सब्सक्राइब कर सकता है कोई भी। और अटल पेंशन योजना की जो लास्ट जो लिमिट है वो 40 ईयर्स है। 40 ईयर के बाद में आप एपीवाई के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो। मिनिमम कंट्रीब्यूशन कितना है, 8.33% ऑफ बेसिक ऑफ डीए। इसमें नहीं जाना है ज्यादा, ये कोई नहीं पूछता कि कितना है। 8.33% बेसिक ऑफ डीए रहना चाहिए। इसमें एनपीएस में 1000 पर एनएम मिनिमम है और इसमें 504 रुपए पर डिमांड्स डिपेंड। ये एंट्री एज पे डिपेंड करता है कि आप किस एज के में सब्सक्राइब करते हो, उस अकॉर्डिंग इसका कंट्रीब्यूशन वेरी करता है। तो कंट्रीब्यूशन किसी भी एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन भी नहीं पूछा जाएगा। बस ये ध्यान रखना है कि इसमें कोई लिमिट नहीं है एनपीएस में, आप कितना भी आपके सैलरी में से कटवा सकते हो एनपीएस में। अच्छा, मिनिमम पेंशन इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ईपीएस में मिनिमम पेंशन आपको 1000 रुपए मिलेगी। बताओ, बहुत ज्यादा पेंशन मिल रही है, इतनी पेंशन का भाई कोई इंसान क्या कर लेगा। एनपीएस में जो ये जो पेंशन है वो परफॉर्मेंस लिंक्ड है। मींस परफॉर्मेंस लिंक कैसे है कि जो एनपीएस का जो पैसा है वो गवर्नमेंट कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करेगी, सिक्योरिटीज में, बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करेगी। तो उन बॉन्ड्स की सिक्योरिटी की क्या परफॉर्मेंस है अपने बॉन्ड मार्केट में, मनी मार्केट और फिजिकल मार्केट में, उसकी परफॉर्मेंस के बेस पे ये पैसा मिलता है।
और इसमें भी 1000 रुपये पर मंथ हमारी मिनिमम पेंशन है, बहुत ज़्यादा रख रखी है। मैक्सिमम पेंशन देखो आप ईपीएस के अंदर है 8500 रुपये के लगभग, ये अगेन परफॉर्मेंस लिंक है और इसमें 5000 रुपये। अगर कोई आदमी अभी 35 साल की एज में अगर अटल पेंशन स्कीम के अंदर सब्सक्राइब करता है तो उसको रिटायरमेंट में 5000 रुपये मिलेंगे, बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं। फिर भी ठीक है, अगर हम जो बहुत ही लोअर क्लास के, अगर हम पुअर टू पुअर की बात करें, डाउन ट्रोडन हमारा जो तबका है, उनको अगर 5000 भी मिल रहे हैं तो एटलीस्ट वो पॉवर्टी जो लिमिट के नीचे लोग हैं उनको ध्यान में रखे तो ये स्कीम बनाई जाती है, तो उनके लिए तो काफ़ी बेनिफिशियल है। डेथ बेनिफिट क्या है? पेंशन टू नॉमिनी, जो नॉमिनी होती है उसको पेंशन दी जाती है। प्रोसीड्स टू बी एक्सटेंडेड टू नॉमिनी, इसकी जो प्रोसीड्स से मीन्स अगेन वही बात है कि नॉमिनी को पैसा दिया जाता है। अगर इसमें डेथ होती है तो लमसम बेनिफिट मीन्स 8.5 लाख के लगभग एक मुश्त राशि नॉमिनी को दी जाती है। मीन्स इसमें पेंशन नॉमिनी को दी जाती है, इसमें प्रोसीड्स इसलिए बोल रखे हैं भाई इसमें इन्वेस्टमेंट कर रखा है गवर्नमेंट ने स्पेसिफिक कहीं पे, तो उससे जो इनकम होगी वो नॉमिनी को दी जाएगी और इसमें तो लमसम एक मुश्त राशि दी जाती है। तीनों का ही टैक्स बेनिफिट मिलता है इनकम टैक्स के अंदर, अलग अलग सेक्शंस के अंदर, ये भी हमारे कोई खास यूज का है नहीं, बस एक रेफरेंस के लिए है कि तीनों हमको नहीं याद रखना है कि कहाँ मिलता है, बट तीनों का इनकम टैक्स में रिबेट मिलती है अगर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो। और मिनिमम कंट्रीब्यूशन हमको नहीं याद रखना है, मैक्सिमम पेंशन जो मिलती है वो हमको पता रखना है, 1000 रुपये है मिनिमम पेंशन। मैक्सिमम मत याद रखो आप कितनी मिल रही है, बस ये याद रखो मिनिमम, क्योंकि मिनिमम पूछ ली जाती है एग्जाम में, मैक्सिमम कोई नहीं पूछ रहा है। और ये याद रखना है कि ये जो मिनिमम और मैक्सिमम दोनों एनपीएस के अंदर परफॉर्मेंस लिंक है। तो ये था हमारा हमने इस क्लास में एनपीए और नेट एनपीए का डिफरेंस देखा, इंश्योरेंस किस तरह से वर्क कर रहा है हमारी इकोनॉमी में वो देख लिया, और अटल पेंशन स्कीम और नेशनल पेंशन स्कीम्स का सब्सक्राइबर्स और उसकी मोटा मोटा जो डिफरेंसेस थे वो हमने देखे। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी